आपको बताएंगे आप अपनी स्किन को किस तरह रिजीम कर सकते हैं। इंसान कुछ खा रहा होता है तो अचानक से ऐसा लगता है कि एलर्जी हो गई है। आपने क्या करना है, सिगरेट की ऐश लेके उसको फौरन से हल्का सा पीस कर थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती तो चीनी घर पे होती तो आप चीनी मिक्स कर लें और आप उस जगह पर इसको लगा दें। आपके ट्रीटमेंट से वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता? एक्नीज हैं या इस तरह के पिंपल्स हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम उनसे हार्मोन इम्बैलेंस को हार्मोन बैलेंस कर देते हैं। ओके, मुझे ये बताइए बाल जाने की वजह क्या थी? देखिए इनको बाल खोरा बचपन में भी हुआ है, जैसे मैं अक्सर बताती रहती हूँ, बाल खोरा वगैरह होता है तो ये आपकी अपनी इम्यूनिटी आपका बाल खा जाती है। डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं? इनके घुटनों का प्रॉब्लम? वो एक छोटी मशीन है, ये एक थेरेपी मशीन है। हम जब पेशेंट को इस पे बिठा देते हैं तो कंप्यूटर से हम कंट्रोल करते हैं कि बॉडी के किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। ये वही रेडियो फ्रिक्वेंसी से इनका जो स्किन को लिफ्ट कर रहे हैं। इनको एक ही उसमें, क्योंकि इतना इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनको एक ही उसमें रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। यही सीरम है जो स्पेशल सीरम है जिससे बाल रीग्रोथ होता है। इससे पहले तो हम सफाई और इसको पेनिट्रेट करने के लिए हम चीज़ें करें। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का शो ज़रा सा डिफरेंट शो है। नॉर्मल हमारे जो शोज़ होते हैं उनसे मुख्तलिफ है। आज हम एक ऐसे पहलू पे बात करने जा रहे हैं। आई नो इट्स मॉर्निंग और ज़ाहिर मॉर्निंग में अगर हम ऐसे शोज़ करते हैं तो उसमें एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर ये होता है कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हुई है जिससे ये चीज़ ट्रिगर ऑफ होती है। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं उसका शिकार मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो है। हम इसके बारे में बात नहीं करते और ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो आज का शो ऐसा मत समझिएगा कि हम पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करके या सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तानी ख़वातीन इसका शिकार बनती हैं। इसका शिकार हर वो औरत है जो जिसकी शादी हुई है और उसकी कहानी में एक ऐसा मर्द आ गया है जिसमें टॉलरेंस नहीं है या टॉलरेंस नाम को नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक लफ्ज़ है, मारपीट। जब औरत को मारा जाता है कमज़ोर जानकर तो जो स्कार उसको लगते हैं जिस्म पे, फिज़िकली लगते हैं, वो तो उनकी अपनी एक जगह होती है। लेकिन जो इमोशनली स्कार लगते हैं, जो ज़ख़म इमोशनली आते हैं, उनकी अपनी एक अलग जगह होती है। आज हमारे पास दो कहानियाँ ऐसी हैं, दो किरदार ऐसे हैं और ये ओरिजिनल कहानियाँ हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ऐसी कहानियाँ जो इससे पहले शायद आपने सुनी नहीं होंगी या देखी नहीं होंगी। उसका रीज़न ये है कि हम नॉर्मली एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम अपनी बुराइयों के बारे में कोई बात नहीं करते। हम सब ने एक फसाद चेहरे पे लगाया हुआ होता है और उसके मुताबिक हम चलते रहते हैं एंड अंदाज़ा नहीं होता कि किसी को क्या दुख है। एक शख्स को देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना सही या कितना गलत होगा। ख़ासकर व्हेन इट कम्स टू हमारे माशरे में जहाँ पर मर्दों की, पूरी दुनिया में है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन मर्दों की जहाँ इजारादारी है और जहाँ ये समझा जाता है कि औरत आपकी मिल्कियत है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ वो घराने नहीं हैं जहाँ पर पढ़ाई या लिखाई की कमी है या तालीम तरबियत की कमी है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बेशतर घराने ऐसे भी हैं जहाँ पर तालीम भी बेतहाशा है, डिग्री होल्डर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जुल्म किया जाता है। कभी शक के नाम पर बीवी को मारा जाता है, कभी खुददारी के नाम पर बीवी को मारा जाता है, कभी इज़्ज़त के नाम पर बीवी को मारा जाता है। और जब बीवी पे हाथ उठाया जाता है तो अक्सर औकात बच्चों के सामने उठाया जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक बीवी पे जब हाथ आप बच्चों के सामने उठाएंगे तो वो क्या तरबियत लेके बड़े होंगे, आप उनको क्या ट्रांसफ़र करेंगे? आप वही चीज़ें उनको ट्रांसफ़र करेंगे जो आपने उनको सिखाई होंगी। नतीजा क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे तो वो भी ये कहेंगे कि चूँकि ये बीवी आ गई है और ये मेरी मिल्कियत है तो मैं इसे मार सकता हूँ। क्या इसे तब्दील होना चाहिए? हर सूरत में तब्दील होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो मर्दों पे हो या ख़वातीन पे हो। बहुत कम तादाद ऐसी है जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों पे भी होता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मर्दों को भी मारती हैं। इट्स नॉट राइट, किसी भी सेंस में ये सही नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट करनी है, आप ज़रूर आर्ग्यूमेंट करें, इख्तलाफात सब जगह होते हैं, इट्स हेल्दी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। आज हमारे पास जो पैनल है वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही बात करेगा। फरहाना अवैस तशरीफ़ रखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम एंड डॉक्टर मुइज़ अस्सलाम वालेकुम जी। उरूज अभी थोड़ी देर के अंदर हमें ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन इन तीनों लोगों से बात करते हैं। मिसेस खान यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप बेतहाशा रिश्ते कराती हैं। आपने बेतहाशा रिश्तों को बनते हुए देखा है, फिर उसके बाद टूटते हुए भी देखा है, फिर लोग इनके पास दोबारा आए हैं। फरहाना के पास बेशतर लोग आते हैं अपने अपने मसाइल लेके और ये उनको मसाइल का हल उनको फराहम करने की पूरी कोशिश करती हैं। साथ साथ डॉक्टर मुइज़ ने ऐसे बेशतर केसेस देखे हैं। वी स्टार्ट विद यू सर। जी बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस, औरत पे जुल्म, औरत पे हाथ उठाना, ये हमारे माशरे में खासी हद तक है, हम बताते नहीं हैं।
It's like it's one of those things कि जो under the carpet होता है ना, बिल्कुल it's one of those things. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो चूंकि डायरेक्ट केसेस को डील करते हैं, थेरेपी के लिए लोग आते हैं। मेरे ख्याल में अगर 100 ख़वातीन मेरे पास महीने में आती है तो 100 ख़वातीन की स्टोरी में 90 ख़वातीन ऐसी होंगी कि जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। या तो औरत की इज्जत नहीं की जाती, दूसरों के सामने तजलील की जाती है उसे, कई दफ़ा फिज़िकली ना मारा जाए मगर बातें ऐसी की जाती है कि जैसे औरत का कोई मकाम नहीं है, कोई किरदार नहीं है, वो फालतू है, मैं पाल रहा हूँ तुम्हें, चली जाओ अपनी माँ के घर पे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर 90% औरत की आपने एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया, खौफ में मुब्तला कर दिया, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह कर दी, तो मुझे बताइए कि वो औरत जो कि तरबियत देगी अपने बच्चों को, वो तरबियत क्या देगी? तरबियत देने के लिए माँ के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको तरबियत की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, होता क्या है कि जब बच्चे सब कुछ देखते हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। वो तो बच्चा हमेशा सुनता नहीं है, देखता है, याद रखिए। वो ऑब्जर्व करेगा, उसी को फॉलो करेगा। तो ये बेतहाशा केसेस हैं, अक्सर छुपाया जाता है। प्रॉब्लम औरत के साथ ये है कि वो जाए तो जाएगा, उसके माँ बाप ने उसको ये कह के भेजा है कि बस बेटा हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, अब तुम्हें ये घर बसाना है, तुम्हें सब कुछ करना है। अब जब वायलेंस होता है उसके साथ, उसकी फिजिकली वायलेंस तो अपनी जगह पे, जो इमोशनल वायलेंस की आपने बात की ना, वो तो बड़ा टॉर्चरस होता है। वो औरत किसके पास जाए? मतलब माँ बाप कहते नहीं बेटा अब तुमने अपना संभालना है, घर हमारे पास मत आना, वो औरत जाए कहाँ? ये बहुत बड़ा अलमिया इस माशरे का, जिसको मेरे ख्याल में एड्रेस नहीं किया गया। औरतों की काउंसलिंग, उनको ये सहारा देना, उनको समझाना कि ऐसे मर्द के साथ डील कैसे किया जाए और किस तरह गुजारा किया जाए। अच्छा, एक सवाल मेरा है और आप लोगों से है, मुझे बताइए कि जब सास अपने बेटे को अपनी बहू पे हाथ उठाते हुए देखती है और वो नहीं रोकती और कभी कभी प्रोवोक करती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? क्या औरत इसमें शरीक नहीं? आप बेहतर दे सकेंगे। मैं कहती हूँ अब औरत को इतना आप अवेयर करें और उसको इतना एजुकेट करें कि वो अपनी ये दिमाग को यूज़ करे कि वो किस तरह डील करेगी, कि वो सास से भी किस तरह डील करे अपने अल्फाज में, वो शौहर को भी किस तरह डील करे अपने अल्फाज के हेर फेर से, और अपनी बातों से किस तरह मोटिवेट कर सकती है, किस तरह उसको समझा सकती है और किस तरह उनको बता सकती है कि अब तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं एजुकेटेड हूँ और मैं भी कोई स्टेप ले सकती हूँ। और आपके अब गवर्नमेंट ने देखे कितना बड़ा आपको सहारा दिया, आपके अंदर यहाँ पे बिल्स में चेंजेस आ रही है, काश के ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो। अगर औरत को पीछे से मजबूती मिलेगी, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप नहीं चाहते कि अब उनकी बेटियां बच्चों को लेकर आए, तो वो क्या कहेंगे कि बेटा अपने घर में ज़रा थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो और उधर ही गुजारा करो, हमारे पास तो आकर तुम भाभीियों में तो और पिस जाओगी। वहाँ तो एक घर में पिस रही हो, एक शौहर से पिस रही हो, यहाँ सब बहन भाइयों से पिसोगी, सब लेट डाउन करेंगे, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें अच्छा नहीं समझ सकेंगे। वो भी उस बच्चे का साथ देते जो पैसे वाला हो, वो भी उसको अच्छा समझते जो पैसे वाला हो। तो अपना मुकाम तुम खुद बनाना सीखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। अगर हमारे साथ नहीं काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हम खड़े हुए, हमने अपनी बातों से, हमने अपने तौर तरीक़े से अपने आप को मजबूत करके इस जगह पर लाए, फिर उन हालात में लड़ते हुए हमने अपने बच्चों की परवरिश की। तो औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। औरत को अल्लाह मियाँ ने विजडम माइंड दिया है, वो अपने सोचे कि आपके साथ ये कुछ हो रहा है, आपने ओवरकम कैसे करना है, किस तरीके से चलना है, सास को आपने तरीके से लेट डाउन किस तरह करना है। अगर वो ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपको भी होशियार होना चाहिए। आपको भी अब मैं अपनी बेटी की क्या मिसाल दूँ कि माशाल्लाह उसकी सास बहुत होशियार है, बहुत चाको चावबंद है, लेकिन मैंने देखा उस बच्ची को मैंने इतनी जल्दी ब्याह कर, शी इज़ स्मार्ट इनफ, वो बहुत स्मार्ट हो गई कि वो अपनी सास से किस तरह डील करती है। मैं तो बहुत, आजकल की बच्चियाँ बड़ी होशियार हैं, वो इस तरह इतना वायलेंस नहीं अपने ऊपर होने देती। उनको समझ है कि हम कैसे अब ये टैक्ट करेंगे, कैसे टैक्टफुली इसको हैंडल करेंगे सिचुएशंस। अब आपको सिचुएशंस हल करनी चाहिए। अब वो मारता है उसको बताए कि मेरे बच्चे तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे। और आजकल बच्चे अगर माओ पर वायलेंस होता देखते हैं, बच्चा चीखता है और बच्चा जवाब देता है, और बच्चा दादी को भी जवाब देता है, बच्चा बाप को भी जवाब देता है। बच्चों से औरत स्ट्रांग होती है, ये मत कहो कि उसके पास हथियार नहीं है। हथियार सबसे बड़ा उसकी औलाद है। I don't honestly, with all due respect, I don't agree with all this. ये मसाइल थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ हैं। इसको इस तरह से कह देना मेरे ख्याल में शायद वायलेंस एक ज़माने में ज़्यादा होता था, अब कम होता है क्योंकि औरत पढ़ी लिखी है और वो मजबूत है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
वो मेरा मानना है, हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रही हो, अपने तौर पे आपके जो राय है वो बिल्कुल सही है। मैं इसको ज़ाहिर है एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, लेकिन मेरी जगह नहीं है। आप प्लीज़ मुझे बताइए, सवाल मेरा भी जो है वो बहुत सिंपल है कि क्या औरत पे होते हुए वायलेंस को रोक सकती है? क्या एक सास अपने बेटे को जब ये कहती है कि तुम इस पर हाथ उठा सकते हो, जब उसका बेटा उसकी बहू को मार रहा है, तो क्या औरत को बीच में नहीं आना चाहिए? वहाँ पर हम जहेज़ की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में जहेज़ की रस्म जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। कैसे? जहेज़ की ज़्यादा डिमांड ख़वातीन की तरफ से आती है। जब रंगत की बात आती है तो ख़वातीन को अपने बेटे के लिए गोरी बहू चाहिए। आज के माशरे में भी गोरी बहू चाहिए होती है। ये तो बात है। तो क्वेश्चन इज कि क्या ख़वातीन पे डोमेस्टिक वायलेंस पे जिम्मेदार, क्या बाकी ख़वातीन भी कोई किरदार तो इसमें उनका भी है ना? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी बात हो रही है कि जी कानून साजी हो रही है और माशरे में ये तब्दीलियाँ हो रही हैं या एजुकेशन ये काम कर सकती है, तो इससे पहले हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि अगर हम दीन की तरफ जाएँ तो बहुत सारे मसाइल हम हल भी कर सकते हैं और उसका हल मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत पहले हमें बता दिया कि किस तरह से जो है वो आपने क्या करना है, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि बेशक अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी है कि उसने तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर सको। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ हम इसको यहाँ रोकते हैं। मैं एक कॉल लेने जा रहा हूँ, लेकिन एक आप मुझे प्लीज़ कॉल करके बताइए आप क्या सोचते हैं कि घर पे जो तशद्दुद होता है औरतों का। सीरियसली मैं चाहता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल्स ले सकें, और आप मुझे बताइए, आप हिस्सेदार बने। अगर आप पे घर में तशद्दुद होता है तो प्लीज़ स्पीक अप, बोलिए, आज बोलिए, शायद हम कोई हल निकाल सकें। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है, आप कह रही थी कि जाहिर है अगर हम दीन की तरफ जाते हैं तो हमारी बचाव तो है, डेफिनेटली है। सवाल ये पैदा होता है दीन की तरफ जाते कितने लोग हैं? जी, हमारे यहाँ तो दीन, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत माजरत के साथ, हमारे यहाँ तो दीन अब अपनी कन्वीनियंस का दीन रह गया है कि मतलब हम तो वो बात मानते हैं जो हमारे फ़ायदे की है, उसके लिए तो हम ये हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं ये कहता हूँ, जब लोग ये कहते हैं कि जी आपको ये नहीं मनाना चाहिए, वो नहीं मनाना चाहिए। फ़ाइन, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर मुझे मिसालें देके ये बताएंगे तो फिर आपको टेलीफोन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर आपको मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर आपको गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, फिर आपको पैंट्स भी नहीं पहननी चाहिए, फिर आपको टेलीविज़न भी नहीं देखना चाहिए, फिर आपको सेटेलाइट भी नहीं देखना चाहिए। इमेजिन कीजिए। आपको तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब जी। मैंने भी आपसे ये औरतों के बारे में बात करनी थी कि मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती जितने दूसरे घर वाले इसमें शामिल होते हैं। मियाँ बीवी फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, लेकिन जो दूसरे सास नंदे होती हैं वो ज्यादा लड़ाई में शामिल होती हैं। वो उनकी बातों की वजह से घर में जो है ना लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, लेकिन आपको लगता है, ये मैं माइक आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग भी बोल सकते हैं और बताइएगा, बात कीजिएगा। शाहिदा, आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? जी। हेलो हेलो। अच्छा, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आपके प्रोग्राम को देखकर मुझे याद आ गया कि मेरी अपनी भांजी है। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरी अपनी भांजी है और उसका नाम है, मैं रिहाना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। ओके। तो उसका जो है कि वो MA और BEd किया हुआ है उस बच्ची ने, ठीक है, और तर्जुमा तफसीर किया हुआ है और साथ में उसने उम्रा भी किया है। ओके। और इतनी अच्छी बच्ची है कि उस मतलब हर तरबियत उसको दी गई है, ठीक है, और इतने अच्छे घराने की है कि उनके घराने में किसी शय की कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी बहन ने रिश्ता मांगा और बाजी मेरी ने रिश्ता कर दिया उसका। ठीक है। उनका बेटा मैट्रिक पास है। और ये देखें कि उसमें ये हुआ कि उन्होंने उस बच्ची पे जब उसके शोहर ने हाथ उठाया है तो वो दोनों मतलब मेरी बहनें हैं जिन्होंने आपस में किया है। तो बड़ी बहन जो है, जब हमें पता चला, हम पीछे गए हैं, तो बड़ी बहन कहती है कि ये तो इसमें सिर्फ एक उंगली इससे लगी है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इस हद तक मतलब हमारी इस बात का इतना गुस्सा किया कि हम लोग उनके उस झगड़े को खत्म करवाने गए ही क्यों है वहां पे। और हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि हम ये पता कर सकें कि आज फर्स्ट टाइम ये बात हो गई है तो नेक्स्ट इनकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला ना हो
ये सुकून के साथ रह सकें, ये दोनों बहनों का जो आपस में रिश्ता बंधा है, तो ये बहनें आपस में और ज्यादा गहरे रिश्ते के साथ रह सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम जो घरेलू ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाता है, उनको क्या इसका हम कोई हल निकाल सकते हैं? क्या हम मर्दों से कुछ ऐसी बात कर सकते हैं? कोई ऐसे थेरेपीज़ हैं जो अवेलेबल हैं? क्या कुछ हम लोगों को, कुछ कपल्स को काउंसलिंग दे सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी औरत से करवाऊँगा जिसकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। 12 साल की उम्र में शादी हुई थी, 16 साल वो शादी रही और उस पर क्या क्या गुजरा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और अभी एक खातून ने ये कहा कि उनके भाई ने उनको एक बार एक लगाया था, तो खैर गलत तो वो भी है, लेकिन भाई होते हैं ज़ाहिर कोई ऐसी बात। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बाज़ औरतें इतनी स्टबन होती हैं कि बार बार एक बड़ ने आपको एक बात समझा दी है, बार बार आपको कुछ बताया है, तो वो लामोहला मैं कहती हूँ कि आदमी कहते फिर वो यही चीज हो गई, फिर वो लगा देता है। नहीं, वो नहीं लगाना चाहिए, नहीं, लेकिन उसको एक थप्पड़ लगा ही देता है। What is this? Under no circumstances। मुझे याद है शाइस्ता को भी तब्दील होना पड़ेगा इसके साथ। मैं आपको बताऊँ, शाइस्ता को सिर्फ मैंने एक बार डांटा था, एक बार, शायद उसको याद भी नहीं होगा। मैं एक बार शाइस्ता से मैंने ऊंची आवाज में बात की थी, एक बार, वंस इन माई लाइफ। और सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ था, सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ था कि मैंने ऊंची आवाज़ में अपनी बहन से बात की। यू नो, सिस्टर्स और योर वाइफ और योर डॉटर्स, दे आर टू बी चेरिश्ड। उनको तो प्यार करें। और अच्छा, हमारे पास एक कहानी है, मैं पहले उस पर चला जाऊँ, उसके बाद हम टेलीफोन कॉल्स को भी ओपन करते हैं। नाम इनका जमीला नाम है, आयशा, सॉरी आयशा, जमीला इज द सेकंड वन। आयशा नाम है, 28 साल आपकी उम्र है, 12 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई जी। ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं रिवील करूंगा, पहले मैं 2-3 कॉल्स लेता हूं, फिर उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। ये कहानी ऐसी है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरत भी होगी, दुख भी होगा, अफसोस भी होगा, आपकी गैरत भी जागेगी और आप ये कहेंगे कि हम क्या वाकई इंसान हैं, और अगर इंसान है तो हम किस माशरे में रहते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? साहिर भाई, मैं रिहाना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी रिहाना, फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है। जी जी। और ये आज का टॉपिक आपका बहुत ही जबरदस्त है, ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। इसमें मेरा ये कि जो घरों में इतने फसाद हो रहे हैं बच्चियों के मामले में स्पेशली, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है, लड़के के पेरेंट्स का, क्योंकि वो बच्ची को उस घर में जिधर वो जाती है उसको एडजस्ट नहीं होने देते, उसको अपने शोहर के पास बैठने का इतना टाइम नहीं देते कि वो उसे समझ सके। और दूसरा ये कि अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ तशद्दुद वाला रवैया इख्तियार करे। अच्छा बहन वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा कसूर, शायद मेरा ऐसा मानना है, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा कसूर सास का होता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो ये समझती हैं कि उसके बेटे को कोई उठा के ले जाएगा या चुरा के ले जाएगा या पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, उसकी शादी हुई है तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा मैं तो बात ही तो कर रही हूँ जी, बोलिए प्लीज। अभी तो मैंने नैयर साहब ने मेरी कॉल को कहा कि आप होल्ड पर रहिए, बात करवा देंगे। जी, आप लाइव हैं इस वक्त, ऑन एयर हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। ना सॉरी, मैं भूल गई थी कि क्या बात कर रही हूँ, मगर मैं अब ये बात करना चाह रही हूँ आपसे कि जो इश्यूज हैं, जिस टॉपिक पे ये बात की जा रही है, बहुत ही उम्दा टॉपिक है। और आप ये देखिए कि मैं जो असल बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जो मसाइल हैं वो ये हैं कि कुछ लोग ना अपने बैकग्राउंड से बड़े बेबस होते हैं और इस तरह होते हैं जैसे उनको कोई भी सहारा देने वाला न होता है। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया है कि ना कानून साथ देता है, ना माशरा साथ देता है, ना लोग साथ देता है। मेरे खुद अपनी फैमिलीज में इतने मिसहैप्स हुए हैं कि अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये इसी पर डिपेंड करेगा। यानी एक मेरे अजीज हैं, उन्होंने
उस अपनी बीवी को इस तरह मार दिया कि वो दूसरी औरतों में इन्वॉल्व रहते थे, नशा करते थे, उनके 7 बच्चे बर्बाद हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बहैसियत टीचर मैं समझ सकूँ इन बातों को और हेल्प आउट कर सकूँ कुछ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने देखा जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके सरपरस्त नहीं होते, जिनका खानदान साथ देने वाले नहीं होते, सबसे ज्यादा लाइफ में उनकी ही मुश्किलात का सामना, बल्कि ये समझ लें कि अजियतों का सामना करना पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा। आयशा, आपकी तरफ आते हैं। आपकी शादी 12 साल की उम्र में हुई? जी। तो किससे शादी हुई थी? वो आपसे 13 साल बड़े थे? जी। ओके, तो जब शादी हुई तो 12 साल की उम्र में तो शादी होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बहुत यंग एज होती है, लेकिन शादी हो गई, उसके बाद क्या हुआ? शादी 12 साल की उम्र में हुई। अम्मी की ज़िद थी, अब्बू कहते थे कि रिश्ता नहीं देंगे और अम्मी कहती थी कि यहीं देना है, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है उनका ज़रा रंग मुझसे अलग था, तो इस वजह से रिश्ते ज़्यादातर मेरे आते थे। तो अम्मी कहती थी इस मनूस को घर से निकालूंगी तो बड़ी का रिश्ता तब आएगा। तो बहन और अब अम्मी, आपकी अपनी माँ कहती थी कि इस मनूस को घर से निकालो। जब अम्मी ने रिश्ता ज़िद में दे दिया, जानते थे वो कि शुरू से ये हस्बैंड जो है मेरे वो ठीक नहीं है, मतलब घर में भी लोफर लफंगा, बाहर जाना, नशा करना, दोस्तों के साथ रहना, सब कुछ जानते बूझते अम्मी ने ज़िद में रिश्ता दे दिया। आपकी सगी माँ थी वो? मेरी सगी माँ, मेरी सगी माँ। इसकी तो माँ को भी बुलाना चाहिए था। और जब उन्होंने रिश्ता दे दिया, शादी हो गई, तो तकरीबन 10-15 दिन के बाद शौहर के ये रंग निकलने लग गए। उनका एक दोस्त था, वो भी घर में आता था बिना दस्तक दिए, बस इस तरह आ जाए, और हर मामले में, हमारे हर मामले में उसका इंटरफेयर होता था, हर मामले में। जब एज इतनी थी मेरी, मुझे तो पहले ये चीज़ें समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों है। जिस तरह मुझे सास कहती थी ये तुम्हारा भाई है, उसका दोस्त तुम्हारा भाई है, तो मैंने मना करा। मैंने कहा मैं किसी गैर महरम के सामने क्यों जाऊँ, मेरा वास्ता मेरे शौहर के साथ है, मेरे सास ससुर के साथ है, मेरा और किसी से कोई वास्ता नहीं। जब कहती थी ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, जब वो आने लग गया, फिर इतना उसको इन्होंने फ्री कर दिया। मैं जब रोकती थी, टोकती थी, शौहर से शिकायत करती थी, सास से करती थी, तो वो मुझे ही ब्लेम करते थे, क्यों तो मैं, ये तुम्हारा भाई है, इस तरह क्यों। मैं समझा नहीं, वो आपसे बदतमीजियाँ करते थे? शुरू में तो कुछ टाइम तो मतलब ठीक था, लेकिन तकरीबन 10-15 दिन के बाद जब वो आने लगे, फिर 1 महीना 1.5 गुजरा, तो उनकी मतलब अंदाज से पता चलता था कि ये चीज़ सही नहीं है, उनकी नज़रें मेरी तरफ गलत हैं। कितनी दफ़ा उन्होंने मुझे हरासमेंट करने की कोशिश की, और मेरे शौहर भी ये जानता है, अब तक भी वो जानता है, और मेरी सास भी जानती है, और अब मुझ पे गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और वही सास जो कहती थी ये तुम्हारा भाई है, वही गलत इल्ज़ाम लगा रही है, अब तक लगाती आ रही है। और शौहर मारना पीटना, तशद्दुद, तो ये चीज़ है कि मुझे 16 सालों में मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। जब माँ के पास जाती थी, उसे कहती थी तो कहती थी तुम्हारा नसीब है, तुम्हें दे दिया, अब जाओ, दफ़ा हो, जो मर्जी है करो। ये अल्फाज वो मुझे बोलती थी। जब मैं रो के जाती थी तो वो मुंह पे हाथ रख लेती थी, कहती थी मुझे नींद आई है, मैं तुम्हारे लिए बैठ नहीं सकती, आया करो और आधे घंटे में निकल जाया करो मेरे घर। आपकी वालदा हयात है? तो क्या वजह क्या थी? मुझे तो आपकी वालदा की बात नहीं समझ आ रही, क्या वजह थी? नहीं जानती। आपसे क्यों दुश्मनी थी उनको? ये उनको पता होगा या उनके खुदा को। वो मुझे मुश्किलों में डाला, मुझे ये समझ नहीं आती। यही मैं भी सोचती हूँ, शिकवा भी खुदा से नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना पहली मर्तबा शौहर ने हाथ कब उठाया? पहली मर्तबा शादी के 1 महीने बाद। शादी के 1 महीने बाद? और क्यों मारा था? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि माइक ऊपर कर ले, खाना बना लो। मैंने खाना बनाया तो रोटी बनाना मैंने बना के रख दी, और उन्होंने कहा कि रोटी बना के तुमने क्यों रखी, जब मैं आता जब रोटी बनाती। तो मैंने कहा बनी हुई अभी बनाइए, 5-10 मिनट हुए। इस चीज़ पे उन्होंने मुझे इस तरह मारा कि लोहे की कोई चीज़ थी और मैं तवे की तरफ रोटी बना, फिर तवा मैंने रखा रोटी बनाने के लिए, तो उन्होंने पीछे से लोहे की चीज़ मारी जो मेरे सर में 60 टांके आए। वहीं पे मेरा सर से खून निकल गया। जब वहाँ मैं गिरी तब मेरी सास आई तो कहती कुछ नहीं होता, सर पे कपड़ा रख लो और रोटी बना लो, फिर हॉस्पिटल चली जाना। जब मैं वहाँ से, मेरा देवर मुझे लेकर गया और जब मेरे टांके लगवा कर आई तो कहता है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी औरतों को मारे पड़ती हैं। ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई मेरे फेवर में आके नहीं बोलेगा। और अब्बू को इसलिए नहीं बताती थी कि वो परेशान ना हो। शौहर तो है ही, लेकिन क्या आप उस सास को नहीं कहेंगे जिसने आके एक जुमला दे दिया, जिसने आके ये बता दिया कि जी क्या हो गया, पहले रोटी बना लो, इसके बाद टांके लगवा लेना।
फिर भी हमेशा मारपीट तो बात बात में, फिर उसके बाद उसके हाथ ऐसे खुल गए कि वो बात बात पे मारता था। ज़रा सी भी कोई बात हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो, पर किस बात में गलती? क्या मतलब रोटी बनाना गलती क्या? बना के क्यों रख दी? मेरे टाइम से पहले मैं कपड़े प्रेस करके रख देती थी कि मुझे मार ना खानी पड़े। बस गंदी ज़बान, गंदे अल्फाज, गंदी गालियाँ सबके सामने, यही कोशिश मैं ये कहती थी कि आप अगर मारना ही चाहते मुझे सबके सामने मत मारें, क्योंकि इसमें इंसान की कोई इज्जत नहीं रहती। कहता था मना करती हूँ मुझे, अब तो तुम्हें सबके बीच में मारूंगा, अब तुम देख लेना। और कितनी दफ़ा इस तरह हुआ, मेरे देवर सास ससुर बैठे हुए होते थे, उनके बीच में इस तरह मारा जाता था कि मेरे कपड़े तक फट जाते थे, और वो सब देखते रहते थे, कोई मेरे नज़दीक नहीं आता था, कोई बचाने के लिए नहीं आता था। अब्बू की डेथ हुई शादी के 10 साल बाद, अब्बू की डेथ हुई तो मैं बहुत परेशान थी। मैं घर आई, 3-4 दिन गुजरे थे, मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बहुत दुखी थी, अपना दुख किसको सुनाती। जब मैंने उन्हें बोला आप आके मुझसे अकेले में बात कर ले, उन्होंने मुझे वहीं खड़े होकर सोफे पे फेंका, और सोफे के हैंडल में मेरी आधा जिस्म मेरा वहाँ, आधा यहाँ, और मेरे पेट पे इतना वो कूदे कि 4 महीने तक मेरे जिस्म के हर हिस्से में से खून जाता रहा। खून की उल्टियाँ मैं करती रही हूँ, और मुझे कोई लेके कहीं नहीं गया अस्पताल, कुछ भी नहीं। कहते थे कुछ नहीं होता, मर्द मारते हैं। फिर इस तरह लड़ाई हुई कुछ दिन बाद। फिर यहाँ रुक जाइए, ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, मर्द मारते हैं। रियली? मैंने मर्द बचाने वाला तो सुना, मारने वाला नहीं देखा और ना सुना, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक हकीकत है। आयशा से हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, याद रखिए इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, उससे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हम आयशा से बात कर रहे हैं। आयशा, 1-2 फ़ोन कॉल्स लेते हैं, तब तक आप थोड़ा सा अपने आप को गैदर कर लें और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हाँ जी, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी बोलिए। साहिर भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, और मैं जब भी आपको टीवी पे देखती हूँ आप यकीन माने मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह लगते हैं। आज मेरे घर की टीवी की लाइट नहीं है, तो प्लीज़ मुझे मशवरा दीजिएगा, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं शादी होकर कराची आई हूँ, मेरे पेरेंट्स लाहौर में हैं और हम 4 बहनें हैं। तो जब मैं यहाँ आई हूँ और मेरे हस्बैंड ने हमेशा से मुझे फिजिकली कभी भी टॉर्चर नहीं किया, लेकिन इतना शदीद मेंटली टॉर्चर करते हैं कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। कितना अरसा हो गया है वो मुझे अपने साथ लेकर बाहर नहीं निकलते। वो ये कहते हैं तुम मोटी हो, तुम्हारे बाल कम हैं, तुम बदसूरत हो, तुम्हें साथ ले जाते हुए मुझे शर्म आती है। वो बाहर किसी को नहीं बताते कि मैं उनकी वाइफ हूँ। हमें एक ही जगह जाना होता है तो वो मुझे अलग से कहते हैं तुम अलग चली जाओ, मैं बाद में आऊँगा, या मैं पहले जा रहा हूँ तुम बाद में आना। मुझे एक पैसा भी वो पॉकेट मनी नहीं देते। जब मैं आपके प्रोग्राम में ट्रीटमेंट देखती हूँ डॉक्टर बिल्किस की, डॉक्टर खुरम की, मेरा दिल चाहता है मैं ये करवाऊँ तो शायद मैं चेंज हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक पाई भी नहीं होती। वो पैसे मुझे नहीं देते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मेंटली टॉर्चर करते हैं। आप मुझे बताएं भाई मैं क्या करूं? पहली बात तो ये बेटा, मैं 2 बातें आपसे करूंगा। पहली बात तो ये कि आपको हम खुर्रम और डॉक्टर बिल्किस का ट्रीटमेंट तो दे देंगे, दोनों आप बालों के लिए भी ले लीजिए और मोटापा कम करने के लिए भी ले लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके हस्बैंड बड़ा एहतराम एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे ख्याल में शायद मुझे करना चाहिए, शायद करना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसे शख्स के लिए चेंज मत हो जाइएगा जिसको आपकी ज़ाहरी लुक्स की वजह से अपना ओपिनियन बनाना पड़े। वो आपको इसलिए बाहर ना लेके जाए क्योंकि आप मोटी हैं, इसलिए बाहर ना लेके जाए क्योंकि आपके बाल कम हैं। शादी क्यों की थी मेरी समझ में नहीं आया। तो बेटा ये तो हम आपको देने जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। बाकी अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं, डॉक्टर मोइज़ का नंबर चाहती हैं, उरूज का चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये नंबर्स ले सकते हैं और इनसे भी आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर देंगे। और अपने उस हस्बैंड को ज़रूर लेके आएँ, उसको खुदा का वास्ता अल्लाह ताला का जो नाम लेते हैं, अल्लाह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ज़रा उसको ज़रूर लेके आएँ ताकि उसकी भी काउंसलिंग की जा सके।
एक और टेलीफोन कॉल, उसके बाद हम आयशा की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? जी, मैं फ्रिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी कहिए। साहिर भाई, मैं काफ़ी दफ़ा आपके प्रोग्राम में बात करना चाह रही थी, लेकिन आज का जो आपका टॉपिक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब हम लोगों की जो दिलों की आवाज़ है, आपने वो औरतों की वो आपने पहुँचाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी इधर मिसेस खान थी बैठी हुई, वो बात कर रही थी कि जी वुमेन्स एजुकेटेड हैं, सारा कुछ है, मतलब मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, मैं जॉब करती थी, सब कुछ था, लेकिन हमारा, मैं सबसे पहले ये बात करूँगी, हमारा जो मुआशरा है, मतलब शौहर तो जो है ही है, लेकिन हमारा जो मुआशरा है, अगर औरत आवाज़ उठाना चाहती है या सब कुछ करना चाहती है तो हमारा मुआशरा उसको पीछे धकेल देता है। मतलब मेरी शादी को तकरीबन के 15 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी फैमिली को पता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक साइको है, मेंटली सिक है। मतलब मैं जब जॉब करना चाहिए, उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा के कि जी मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन है, ये कुछ ऐसा है, मेरा जॉब ख़त्म कर दी जॉब, और मतलब मारना पीटना सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि चले मारना पीटना ख़त्म हो गया, लेकिन एक जो मेंटली टॉर्चर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब गालियाँ और सबसे बड़ी बात ये, मेरी जैसी खातून के लिए मतलब ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि आप उसको जो है ये कहें कि उसका कैरेक्टर लूज है या सब कुछ है, मतलब ये सब कुछ कहना ये बहुत मुश्किल। और मैं अभी डॉक्टर मोइस से बात करना चाह रही हूँ, मतलब मैंने अपने तक तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो आगे मेरा बेटा है, बड़ा है, मतलब उसको अब वो अपने बाप का सब कुछ देख रहा है, और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाऊं, सब कुछ करना सिखाऊं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने बाप की तरफ देख देख कर मतलब वो चीजें अडॉप्ट कर रहा है, हर चीज। अच्छा, एक काम कीजिए, आपको मैं नंबर दिलवा दूंगा डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब इस सिलसिले में बात कर लेंगे। मैं आयशा की तरफ आता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है, वैसे तो अगला घंटा भी है, लेकिन उसमें एक और कहानी भी है। तो आयशा मुझे बताइए, फिर क्या कभी आपने किसी से बात करने की कोशिश की, रिटेलिएट करने की कोशिश की, किसी को कुछ कहा, बताया? ख़ानदान में अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे अगर कोई बात करती थी, अपने करीबी रिश्तेदारों से भी करती थी, तो कहते थे बेटा गुजारा करो, शौहर ऐसे ही होते हैं, हर औरत को मार पीट पड़ती है। तो मैं इस चीज़ को लेके चलती थी, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मार पड़ती है तो फिर मुझे भी इसीलिए पड़ती है, क्योंकि उस वक्त मेरी एज ऐसी थी, मुझे इस चीज़ों की समझ नहीं आती थी, जो वो बोलता था मैं वही उसी चीज़ को लेके चलती थी। मैंने ज़िंदगी को इसी तरह गुजारा। शौहर मेरा काम रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन काम नहीं करता था। फिर मुझे कहता है तुम मुझे इस तरह बातों में लेकर आया, कहते हैं तुम ऐसे करो, मुझे कहीं से पैसे करके दो, मैं रिक्शा लेता हूँ। मैंने अपना जेवर अम्मी के घर का था, मैंने सारा बेच के मैंने उसको एक रिक्शा दिलवाया। मैंने कहा आप ये चलाओ, आप दिन का 300 रुपया भी मुझे दोगे तो मैं 200-300 में भी गुजारा करूँगी। पता चला 4 दिन बाद रिक्शा बेच दिया और मुझे कहते हैं गाड़ी ख़राब है, मैंने काम करवाने के लिए दी हुई है, मुझे 25,000 रुपये की ज़रूरत है, उसके इंजन में कोई मसला हो गया। मैंने कहा अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ। जब उन्होंने रात के 2 बजे मुझे मार के घर से बाहर निकाला बग़ैर दुपट्टे के, मैं घर के गेट पे पूरी रात खड़ी रही हूँ और सुबह 6 बजे मैंने किसी का दरवाज़ा पड़ोसियों को बजाकर उनके घर गई हूँ। पूरी रात सर्दी की वो रात मैंने वहाँ गली में गुजारी, अपने गेट के बाहर। मैं खुदा के वास्ते डालती रही कि खुदा के लिए मुझे अंदर, दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर आने दे दो, मैं घर में नहीं जाऊँगी। लेकिन उस शख्स ने मुझे नहीं आने दिया, जब तक पैसे नहीं लाओगी तो मैं नहीं आने दूँगा। मुझे नहीं समझ आती थी। फिर उसने अपने दोस्त, वो तो हमारे घर आता तो उसने कहा मैं ख़र्चा दूंगा, उसका दोस्त खर्चा भी देता था। और मैं जब मना करती थी कि हमारे घर ना आए, मुझे इसकी नज़रें नहीं अच्छी लगती, तो मुझे मारा जाता था। तब कहता था वो आएगा मैं तुम्हें घर से निकालूंगा, उससे तुम बुरा क्यों बोलती हो, वो गलत नहीं है, तुम गलत हो, तुम्हारी नज़रें गलत है, तुम गलत करती हो। फिर इसी तरह इसी बात पे हमारी लड़ाई हुई। मैं खड़ी हुई थी और उस वक्त उन्होंने लड़ते लड़ते, मेरे ये हाथ पे निशान है, ये मेरे हाथ की नस कटी हुई है, ये ज़रा दिखाइएगा, दिखाइएगा क्लोज। ये आपकी नस काट दी थी उसने। ये मैं खड़ी हुई, रेज़र उनके हाथ में था और उसी वक्त उन्होंने वो रेज़र मार के ये मेरे हाथ पे कट लगाए, जो मेरा उस वक्त हाथ खड़ी होकर इधर आ जाइए, नजर आ गया, नजर आ गया, ओके ओके। ये मुझे कट के निशान लगे। मुझे उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, मैंने कपड़ा बांधा और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा बीबी आपको जो है टांके लगेंगे, लेकिन टांके मैं कैसे लगाऊं, इस हाथ की आपकी नस कट चुकी है। फिर मैं दूसरे अस्पताल के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं सिविल अस्पताल आई, वहाँ से मैंने अपने टांके लगवाए। जब मैं वापस आई घर तो मुझे ये कहा गया कि क्यों,
टांके लगवाने क्यों गई थी? बहुत गहरे जख्म आ गए थे तुम्हें। यहाँ रुक जाइए, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक और कहानी से करवाऊंगा और इस कहानी का भी तो अंजाम होना है। क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये आपको पता चलेगा। आयशा के बाद जमीला की कहानी है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोग ये कहानी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा, आप लोगों को क्या लगता है। अभी एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बात ही नहीं हुई है, वो इनसे बात करेंगे हम। लेकिन साथ साथ एक और नई कहानी जो है वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है और ये ओरिजिनल कहानियाँ हैं। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी फैब्रिकेशन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई आंसू बनावटी हैं, ना कोई नाम बनावटी हैं। ये जीते जागते लोग हैं जिनकी जीती जागती कहानियाँ हैं और ऐसी कहानियों का हमें भी इंतज़ार है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है और आप हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी शादी हुई, 5.5 साल वो शादी रही, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो शादी ख़त्म हो गई, आपकी बच्ची को ले लिया गया। अब आपने एक फ्लैट लिया, आप टीचर हैं, उस्ताद हैं और आप एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया आपने। एक शख्स जो आपसे 5 साल उम्र में छोटा था, जो आपको बहन या बाजी कहा करता था, उसने आपके काम किए, फिर फ्लैट के चक्कर में उसने ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करवा ली, आपसे शादी कर ली। और किस तरह से शादी की, ये भी एक दास्तान है। शादी के बाद आपको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा और वो अजियतें दी गई कि जिसके बारे में इंसानी जहन सोच नहीं सकता। अभी आप जहां, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जहां आपकी सोचें ख़त्म हो जाएंगी तशद्दुद की, वहां से ये कहानी शुरू होती है। जहां पर आप ये कह देंगे कि साहिर भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, वहां से ये कहानी शुरू हो रही है। जमीला नाम है इनका, ये इनकी ज़िंदगी की दास्तान है, इनकी कहानी है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमीला, कैसी हैं आप? मुझे माइक दे दीजिएगा, जमीला की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, माइक ज़रा दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। 50 साल इनकी उम्र है, 5.5 साल एक शादी रही, 16 साल इस शादी को हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम जमीला से बात करेंगे, उसके बाद आयशा, आपको याद है ना, जो आयशा यहाँ कोने में बैठी। इमेजिन कीजिए कि आयशा को पहले 12 लोग मारे, 1 घंटे के बाद 35 लोग मारे और अगले दिन आपका शौहर मारे। क्यों मारेगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जमीला से बात करते हैं। जमीला, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। माइक करीब कर, माइक करीब करके। मैं बचपन में वालदा का इंतकाल हो गया था, मुझसे छोटे 2 भाई और 1 बहन और मुझसे बड़े 1 भाई अनमैरिड थे। तो मुझे यही समझ में आई कि पहले इनकी शादी कर दी जाए ताकि मेरे बाप का घर बर्बाद ना हो, बिखर ना जाए। उनकी शादियां की, वालिद को मैंने मना किया कि नहीं, जब तक छोटी बहन की नहीं होती शादी मैंने नहीं करनी है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी। अपने वालिद को देखती थी कि वो बुज़ुर्ग हो चुके थे उस वक़्त। फिर बहन, छोटे 2 भाइयों की और बहन की शादी की, अपने से बड़े भाई की शादी की। फिर मैंने अपने वालिद को इजाज़त दी कि मेरी शादी कर दीजिए। मेरी शादी के तकरीबन 2 साल बाद मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। और ससुराल में जब तक वालिद ज़िंदा रहे उस वक़्त तो उनका तशद्दुद इतना ज़्यादा ना था, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद बस उन्होंने 1.5 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके तकरीबन 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो मेरी सास ने मेरे शौहर को भी ना इस तरह भड़का के कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बच्चा पैदा दूसरा भी कर लेगी, हम इसके बच्चे नहीं संभाल सकेंगे, फिर नौकरी पे कौन जाएगा। शौहर से तो वो सास सारी तनख्वाह ले लेती थी और फिर मुझे भी कहती थी तुम भी तनख्वाह दो अपनी। तो मेरा शौहर कहता था हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी पैसे चाहिए। तो जब उन्होंने देखा ये तो फिर कहती हैं हम लोग ना गाँव जा रहे हैं, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। तो मैंने अपना प्रोविडेंट फंड निकलवा के फ्लैट बुक करवाया, तो उन्होंने जाने का इरादा तर्क कर दिया। फिर हम साथ रहने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने मुझे कभी छुआरे बॉयल करके खिलाते थे, कभी कोई मेडिसिन देते थे कि ये बच्चा पैदा ना हो।
लेकिन फिर वो बच्चा तकरीबन 6ठा महीना था मुझे पैदा हुआ है, वो नॉर्मल पैदा हुआ है, यानी शफा में केस हुआ था। 2 दिन ज़िंदा रह के वो फौत हो गया। और बस उसके बाद तो यानी मारपीट इस दौरान भी होती रही। रमज़ान शरीफ आए, रोज़े की हालतों में भी मारा उन्होंने। तशद्दुद उनका बढ़ता चला गया। फिर उनके घर में एक चीज़ थी कि कहीं से भी पैसा है। मुझे ये नहीं समझ आती है दुनिया रिश्तों का एहतराम भूल के पैसे पे क्यों जाती है, जबकि हम जब मरेंगे तो हमारे कफन में जेब नहीं होगी। मुझे ये नहीं समझ आती बात। फिर उन्होंने इसी तरीके से करके जब हमने फ्लैट बुक कराया तो मुझे नहीं पता था उस वक़्त कि क्या मसला था। वहाँ पे एक खातून होती थी और ये मेडिकल ब्रांच का बंदा था, उनका उनसे लिंक हो गया। उसके कहने पे इसने मुझे तलाक दे दी, उस औरत के कहने पे मुझे तलाक दे दी। जब मैं अपने वापस भाइयों के पास आई तो पेरेंट्स तो नहीं थे। घर का कुछ माहौल देख के मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कल को भाभी मुझे बोलें कि अपना तू बिगाड़ के आई है तो अब हमारा बिगाड़ने पे तुल गई है। मैं अपने फ्लैट में मुंतकिल हो गई। वहाँ 4 साल रही। उस वक़्त मैं BA थी और PTC मैंने किया हुआ था। वो 4 सालों के दौरान मैंने कराची यूनिवर्सिटी से MA इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया, B.Ed किया और अरबिक सर्टिफिकेट कोर्स यूनिवर्सिटी से किया मैंने कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ। इसी दौरान वो शख्स जो हमारे टैक्सी ड्राइवर था वहीं पे होता था, मुझे आना जाना होता था, वो गेट पे बाहर होता था प्रोजेक्ट के हमारे, और बाजी कहता था। मैंने कभी उसके बारे में लाना तो जो बहन का रिश्ता कायम करे, इस मुकद्दस रिश्ते से ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं होता। तकरीबन 4 साल के दौरान उसने मुझे देखा कि इसका, ये अब मैं कहती हूँ ये जुमला, कि उसने देखा कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। फिर उसने अपने दोस्त के ज़रिए रिश्ता डाला। मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो तुम्हें भाई की निगाह से देखती हूँ, वो तुम मुझसे छोटे हो 5 साल। तो उसने मुझे मिसाल दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो जब शादी हुई थी। अब इतनी जब वो बात दीन की बंदा करेगा तो इंसान सोचेगा। और फिर ऊपर से फ़ोन पर फ़ोन करे जा रहा है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे मुंह से ये बात निकली है, मेरे दोस्तों को पता और मेरी इज्जत बन गई है ये बात, मैं अपने आप को तुम्हारे घर के आगे जला लूँगा, दरवाजे के आगे, कि इस औरत की वजह से मैं जल रहा हूँ। मजबूरन मैंने अपनी दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने कहा चलो ये इसको सहारा हो जाएगा, तुम्हें भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। इज़्ज़त एक माशरे में ना, चाहे मर्द आपका कैसा भी है, लंगड़ा लूला अपाहिज भी है ना, लेकिन उसके दम से औरत की इज़्ज़त है इस माशरे में। ये सोच के मैंने उससे मैंने शादी नहीं की। मैंने उसको कहा अच्छा मैं अपने भाइयों से मशवरा करूँगी। लेकिन उसने अचानक एक दिन आया, उसके साथ चंद दोस्त थे, उनकी बहनें थीं और मौलवी साहब थे, और उसने मुझसे ज़बरदस्ती और 1000 रुपये महर पे उसने निकाह किया। वो सब मामला उसने ख़ुद मौलवी से किए। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन से पता चला वो तो नशा भी करता है, कमाता भी नहीं, और शादी के तीसरा दिन से जब से उसने मुझे बहाना करके मारता था कि ना मैं आवाज़ निकाल सकूं, ना किसी को मदद के लिए पुकार सकूं, ना मैं घर से बाहर जा सकूं। इस दौरान मेरे एक प्रेगनेंसी हुई, वो ज़ाया हो गई 4थे महीने में। बच्चा अंदर ही ना खुश्क हो गया। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी तकरीबन 8 महीने का हुआ था। लेकिन खुदा जिसको ज़िंदगी दे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 11 साल का है। अब उसका तशद्दुद रोज़ रोज़ बढ़ता गया कि देखा कि आवाज़ तो निकालती नहीं। मैं सिर्फ इसलिए इज्जत के मारे आवाज़ नहीं निकालती थी कि अगर इस शख्स को मैं छोड़ दूँगी तो जो पहले शौहर से मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, अब वो 20 साल की हो जाएगी मई में, अगर वो किसी घर में जाएगी तो वही हमारे माशरे की रूटीन, वो कहेगा, माशरा कहेगा कि इसकी माँ का तो 2 के साथ गुजारा ना हुआ। जो मैं सह रही थी, जो मेरे कमरे में बात मेरे साथ होती थी, वो तो ना मैं इतनी बेशर्म हूँ कि बता सकूँगी और ना कोई वो समझ सकेगा। तो इसलिए मैं उसके जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, जॉब से मैं घर आई हूँ तो वह खातून के साथ घर में था। उसके सामने उसने मुझे मारा, पीटा, मेरी पाँव की ये 2 उंगलियां टूट गईं, इतना बुरी तरह उसने मारा। फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। कहता तू घर क्यों जल्दी आई है, कि तुझे नहीं आना चाहिए था अभी घर में। मैंने कहा आप आहिस्ता बोलिए, ये फ्लैट से 10 घरों में आवाज़ जाती, लोग कहेंगे इनका घर कैसा घर आना, घटिया से घटिया तरीन, जहाँ से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने इज्जत के खातिर चलो उस रिश्ते को कबूल किया, लेकिन उसने जितना मुझे रुसवा और मुझे अपनी नज़रों से गिराया मैं जानती हूँ।
हर तरीके से मेरी मरी हुई माँ को इस कदर गलीज गालियाँ देता था कि हम अकेले में भी वो रिपीट नहीं कर सकते गाली। इस कदर उसने जुल्म किया। और अब उसके जुल्म की ये इंतहा हो गई कि मेरा बेटा 11 साल का मुझे मारता है, पीटता है, रात को फिर बेटे को उठा के कहता है देख अपनी माँ को। फिर अब इन दिनों वो कुछ कमाता करता तो है नहीं, मेरे पैसों पे वो पल रहा था। मैं फिर भी शाकिर थी कि चलो दुनिया की नज़रों में अपने ख़ानदान में मैं इज्जत से बैठी हूँ, मेरे सर पे एक साहिबान है, छत है। अब वो जो मेरे 2 फ्लैट हैं, दूसरा मैंने जब रिटायरमेंट हुई मेरी तो उस पैसे से मैंने लिया। और अभी मैं हालिया मुकामी कॉलेज में एज ए लेक्चरार में थी, जो मैं जॉब छोड़ के सारी भाई के पास आई हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत खुश रखे। बस मेरा अब ये मसला है कि ये घर बेचना चाह रहा है ताकि ये अपनी अय्याशी की नज़र कर दे। और अब मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं वो वाली स्ट्रगल कर सकूँ जो जवानी में की थी। अब मैं 50 साल की हो चुकी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप तो पढ़ी लिखी हैं जी, आपने कभी पुलिस को आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, हो सकता है लो, और ना मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, कि आप पे उसने तशद्दुद किया लेकिन इंतहा कर दी तशद्दुद की, आप किसी से कह भी कुछ नहीं सकती थी। मेरा सवाल यह है कि आपने किसी से बात क्यों नहीं की, किसी पुलिस से क्यों नहीं बात की, लोगों के पास क्यों नहीं गई? देखिए, अगर आपके साथ, और ये बात याद रखिएगा, रोना धोना अपनी जगह, दुख अपनी जगह, तकलीफ अपनी जगह, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं अपनी तकलीफ के बारे में तो फिर हमेशा ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल ऐसा होता रहेगा। ये पढ़ी लिखी हैं, ये लेक्चरर थी। आप इमेजिन कीजिए कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, क्या फायदा इसी तालीम का जो आपको एक कमरे के अंदर निकाल देना था घर से जाओ। अच्छा, एक मिनट, एक टेलीफोन कॉल है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, वो बता रही हैं बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। एक टेलीफोन कॉल है, हम इसको सुधार की जरूरत है, अभी आप लोगों से राय लेता हूं मैं। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बस मैं अपनी मम्मा की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ फ्लोर के साथ। जी बताइए। मेरी मम्मा एक्चुअली जॉब भी करती है, हमारी हर एक चीज को पूरा भी करती है ना। जब मेरी मम्मा 16 ईयर्स की थी तब उनकी शादी हुई थी। मेरे बाबा अनएजुकेटेड है, उन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल की। और हमारे सामने मेरी मम्मा को मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी गालियां देते हैं, हालांकि उनके पेरेंट्स अभी हयात नहीं है। और इसी वजह से हमें नफरत सी हो गई अपने बाबा से। हेलो जी बेटा, सुन रहा हूँ। तो कभी हमें फिजिकली टॉर्चर करते हैं तो कभी हमें मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं। अगर गलती हमारी हो, मेरे भाई ने कोई गलती की तो कहती है ये तो तुम्हारी माँ की तरबियत है, ये भी कोई बात नहीं। हेलो जी बेटा, सुन रहा हूँ। और बस हमें अपने बाबा के साथ रहना ही नहीं है अभी तो। हम यही चाहते हैं कि हम अपने बाबा के साथ रहे ही ना। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल भाई आप बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। साहिल भाई, मैं भी आपको बताना चाहती थी, माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां हैं। मैं आपके प्रोग्राम में एक दफा आ चुकी हूँ। मेरे साथ ये है कि मेरे शोहर तो मुझे कुछ नहीं कहते, मगर बाहर वाले जो है वो मुझे ये कहते कि अकील भाई आप ना दूसरी शादी कर लो आपकी बीवी मनु से, और जो है ना मनु को आपको ना गुजारा नहीं हो सकता। और मैं इतनी परेशान थी, ना मेरे ननियाल ना मेरे ददियाल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके या मेरी सपोर्ट कर सके। मुझे ताने पड़ते हैं, मैं कहीं जाती हूँ किराए के लिए तो मुझे मना कर देते हैं कि हम आपको मकान नहीं देंगे, आपकी बड़ी फैमिली है। आप कहते हैं कि आपकी लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो उसके बाद आप मेरा कर्जा चुकाएंगे, कि मेरी बेटियों पे निगाह है। मैं जॉब करने जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप हमें बताएं, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका रखेंगे ख्याल। साहिल भाई आप ये बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अगर टेलीविजन पे वो सब कुछ अलाउड होता कहना जो मैं वाकई इस वक्त कहना चाहता हूं, तो फिर आप सबको अपने कानों में उंगलियां डालनी पड़ती। दो महीने की बेटी है मेरी,
आई थिंक हम सब जितने लोग यहाँ हैं, हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, तमाम लोग जितने मर्द यहाँ हैं, उन सब की बेटियाँ हैं। एंड यू नो, हमारी एक ही फीलिंग होती है सबकी, बाप की एक ही फीलिंग होती है कि बेटियाँ जान से ज़्यादा अजीज़ होती हैं। आप किसी की बेटी पर नज़र रखें और कहें कि आप ये किस किस्म की दुनिया है और हम किस किस्म के लोग हैं। हम जिस वेस्ट को गालियां देते हैं और उसमें बुराइयां ढूंढते हैं, बहुत होंगी उसमें, लेकिन एक बात बता दूं, वहां पर आप किसी औरत को ऐसा कह नहीं सकते, आपको जेल भिजवा देगी और आपकी ऐसी की तैसी फिरवा देगी। अफसोस है। आपने ये सुना, अब आए मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। आपको आयशा की कहानी याद होगी कि आयशा के घर में कुछ लोग आए एक दिन, 12 लोग, जिन्होंने आयशा को बहुत मारा। फिर उसको अपने घर से ले गए उसके शौहर के सामने। उसका शौहर खड़े होकर ये कहता रहा, इसे मारो, तुम सही कर रहे हो। फिर उसको ले गए और एक जगह ले गए जहां और मजीद 35-40 लोगों ने मिलकर मारा। फिर उसके बाद उसको वापस छोड़ दिया। ये घर आई, अगले दिन इसके शौहर ने इसको मारा। ये क्यों हुआ था, ये आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। ये कोई जेरी स्प्रिंगर शो नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है और हमारे माशरे का हिस्सा है। किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, ये इनके साथ गुजरी। छोटा सा एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। थोड़ा सा ज़रा साइलेंस, ये मैं बात कर लूँ, उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। टेलीफोन कॉल्स भी हमारे पास, लेकिन ये मैं बात कर लूँ। पहले मैंने कहा था, क्या ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए 12 आदमी आपके घर पे आएँ और वो आके आपको मारें, फिर आपको यहाँ से ले जाया जाए, आपके घर से, आपके अपने घर से ले जाया जाए, और उसके बाद 35 आदमी आपको दोबारा मारें, फिर अगले दिन आपका शौहर आपको मारे? क्या हुआ था आयशा? मेरे शौहर के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देने की वही आदमी है जो आता जी था? जी वही है। उसने घर में बात की कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ। ये बात सिर्फ उनके फैमिली में हुई है और उनके घर से तकरीबन रात के 12 बजे के टाइम पे तकरीबन 12-13 औरतें आई हैं, उसकी माँ, भाभियाँ, बहनें सब आई हैं। मैं काम कर रही थी किचन में, मुझे वहाँ से पकड़ के कपड़ों दुपट्टे से खींचा है, खींच के मुझे बाहर निकाला और मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। रूम में मेरे शौहर टीवी देख रहे थे, बच्चे सोए हुए थे। एकदम से उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। कोई यहाँ से मारा है, कोई वहाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में झाड़ू है, चप्पल हैं, क्या है, दीवार से मुझे टक्करे दे रहे हैं। मैं चीख रही हूँ, मैंने कहा बाहर निकलें, देखें मुझे क्यों मार रहे हैं। आगे से बाहर निकल के उनको कहते हैं, अच्छा है मारो इसको, ये मारने के काबिल है। जब मैं चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, नीचे से गेट बंद करके आ गए। मैं रोती रही हूँ, मैंने कहा क्यों मुझे मारे हो। तकरीबन 10 से 15 मिनट उन्होंने मुझे अच्छा खासा उन्होंने मारा है। मार के वो लोग निकले हैं और एक मैं वहीं बैठी रोती रही हूँ क्योंकि मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी हो सकूँ। और उस आदमी को जब मैंने बोला मुझे सहारा दे के उठाओ, तो मुझे कहता है मेरी बला से मैं तो कहता था तुम मर जाओगी, लेकिन बहुत डीठ हो, नहीं मरी। और वहीं मैं बैठी रही और 1 घंटे बाद उस शख्स के भाइयों ने आके मेरे दरवाजे पे फायर किया और मुझे ऊपर आके ये बोला गया कि अब तुम्हें जान से मारेंगे, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे भाई ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी तो। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है। यही बात मैं कर रही थी और एकदम से उसका दूसरा भाई आया और उसने मुझे हाथ से, मेरे शौहर के सामने मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियों से घसीटता हुआ वो अपने घर लेके गए, जहाँ वहाँ से 30 से 35 लोग थे, मर्द भी और औरतें भी। और उन्होंने मुझे उस वक्त किस तरह से मारा है मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे कोई यहाँ से मारा है, कोई वहाँ से मारा, पीछे से भी मेरा शौहर आके वहाँ खड़ा होके कहता है मारो, ये मारने के काबिल है, ये इसी काबिल है। मैं तो कहता हूँ ये मर जाए। मुझे नहीं समझ आती कि मेरा इस चीज़ में क्या कसूर था।
कि क्यों मुझे मारा गया, वजह तो मुझे बता। अगर मैं उस चीज़ के साथ होती, मैं कहती कि हाँ मेरा कोई अफेयर है उसके साथ, तो बात थी, जबकि मैं नहीं थी, इस बात के ख़िलाफ़ थी मैं, और मुझे क्यों मारा गया। और जब मैं घर आई तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे, और जिस तरह मैं आई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और जब मैं घर के दरवाज़ा मैंने पार किया तो मुझे शोर कहता है यहीं गेट के पास मरो, एक कदम यहाँ से तुमने उठाया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। सारी रात अपनी किस्मत को कोसती रही, खुद को कोसती रही, और जिस्म मेरा सारा नील हुआ था। रात गुजरी, सुबह हुई, मेरे शोर को बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, लेकिन मुझे बता दो मेरी गलती क्या है और क्यों नहीं मेरा साथ दिया। जब उसने मुझे लात मार के वहाँ फेंका दीवार के साथ, उठ के उसने मुझे दोबारा मारा। कहता है नहीं मरी, अब मारूंगा, जान से मार दूंगा। बहुत मारा उसने मुझे। फिर मैंने अपने ऊपर, मेरी देवरानी रहती थी, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुम उस शख्स को फ़ोन करो जो मेरे शौहर का दोस्त है। मैंने कहा उससे बोलो मुझे क्यों पिटवाया, क्या कसूर था मेरा। जब उसने बोला ये मेरी, उसने फ़ोन पे बात की और उसने मेरी देवरानी को बोला कि ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती, मैं इसे उठवा भी सकता हूँ, मैं इस पर तेज़ाब भी डलवा सकता हूँ। किसने बोला ये? मेरे शौहर के दोस्त ने। जिस डर की वजह से मैं घर से निकली हूँ और मैं सारम बनी शेल्टर होम आई हूँ, और भाभी को मैंने अपना सारा। और आपका शौहर को ये बात पता है? मेरे शौहर को ये बात पता है। मेरे शौहर ने उसका 4.5 लाख रुपया देना है, और उसने मेरी देवरानी को फ़ोन पे ये बोला है, ये मेरे पास मेमोरी कार्ड में अभी भी सबूत मौजूद है, ये मैंने मेमोरी कार्ड में सेव। वो उसने बोला फ़ोन पे कि मैं मेरे शौहर का नाम लेके कहता है कि उसने मेरे 4.5 लाख देने, मैं 50,000 और दे के इसके बच्चों को भी स्टाम्प पेपर पे साइन करवा के ले लूँगा, और उससे बोलूँगा ये बीवी को तलाक दे दे और इसको मैं रखूँगा, और मैं इसको बोलूँगा कि इसका अब तुम्हारी बीवी से और तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी, तो मैं इस पर तेज़ाब भी डलवा सकता हूँ, और मैं इसे, मेरा इसको उठाना 2 मिनट का काम है, मैं इसे रास्ते से उठवा भी सकता हूँ। वाह यार, मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर देखें ऐसे ही केसेस होते हैं जिनको बाद में मार दिया जाता है और कहते हैं जी कारी करार दे दिया जाता है कि ये ख़वातीन को मार दिया और कहा कि भी वो ब्लेम करके कि वो ख़राब थी। और ऐसे ही लोग हैं, हमारे अपने पॉलिटिशियंस शामिल हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्यों इतनी कानून साजी कर रही है कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएँ। दीगर तमाम पॉलिटिशियंस उसका मजाक उड़ा रहे हैं और बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कोई लतीफ़ा सुना दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। तो वो लोग ये देखें कि क्या हो रहा है, क्या वो इन रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है कि अगर ख़वातीन के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है और उनको कोई हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूक जो हमें ऑलरेडी मिले हुए हमारे दीन से 1400 साल पहले मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ तो ख़वातीन की भी बात नहीं है ना। मुझे आप ये बताएं, आप किसी शख्स को कैसे धमकी दे सकते हैं? किसी भी शख्स को कैसे धमकी दे सकते हैं? फॉरगेट अबाउट कि ख़वातीन, भाई किसी भी शख्स को आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तेजाब फेंकवा दूंगा, मैं उठवा दूंगा, आपको उठवा दूंगा, मैं जान से मरवा दूंगा? मतलब व्हाट इज दिस? हम कौन सा बूंदॉक्सेस के अंदर रह रहे हैं? मैं उसका शौहर इतना वीक है, उसने जब इतना कर्जा लिया हुआ है, उसको पता है कि ये मेरे शिकंजे में आया हुआ है और मैं इससे अब हर काम करवा सकता हूँ, इसकी बीवी भी छीन सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही 3rd क्लास डिग्री का आदमी है। शौहर तो यही होता था, यही और वो उससे उसका कर्जदार है, वो चाहता था मैं कर्जा कुछ भी, उसको प्यार नहीं था अपनी बीवी से। प्यार की बात है, प्यार तो इस सरकमस्टेंस है, प्यार बहुत देर से आता है, ज़रूरतें पहले आती हैं। ठीक है, आपकी शादी भी ज़रूरत ही है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का भी अगर आपका बिल और आप पे नहीं कर सकते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला के नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जलील कर दूंगा, ये भी नहीं कर सकता। अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो खैर उसको भी फिनिश करने का एक तरीका होता है, लेकिन जहाँ पे ये बात है वहाँ पे ये खिलौना बन के रहेगी। लेकिन जहाँ पे कमजोर है ना, शौहर की कमजोरी है, शौहर की कमजोरी है, इससे अपनी कमजोरी बता दी ना। से कहता तू मेरी बीवी पर नजर क्यों रख रहा है? तो आप एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हो, शौहर की कमजोरी है, बीवी की कमजोरी है। यहाँ पे बात हो रही है पूरे माशरे की, शौहर और बीवी माशरे से निकलते हैं, माशरे की कमजोरी है, किसी एक बंदे की कमजोरी नहीं है। तो ये चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। खातून ने मुझे बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई उसमें उन्होंने 2 जुमले ऐसे कहे कि जिन 2 जुमलों को अगर हम समझ जाए तो हमें ये पूरा मसला समझ में आ जाएगा माशरे का। इन्होंने एक बात कही कि जी मर्द के बगैर औरत मुकम्मल नहीं है, माशरे में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यही तो एक चीज है हमारा दिमाग में। किसने कहा? यही सोच ने इंसान के जहनों को तब्दील किया है। हज़ारों साल से माशरे के अंदर मर्द ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए कुछ बातें माशरे में डाली है, औरतों के जहनों में डाली है। माँ बेटी के जहन में डालती है, बेटी जब माँ बनती है वो अपनी बेटी के जहन में डालती है।
जब तक ये सोच से नहीं हटोगे माशरे में तब्दीली नहीं आई। अच्छा, सोच से हटा कैसे जाए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा तो इस वक्त, मैं ऑनेस्टली मेरा तो खून खोल रहा है। सिंपल सी बात यह है कि भाई कौन है इतना बड़ा तुर्रम खान, इतना बड़ा फन्ने खान जो उठा लेगा और तेजाब फेंक देगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, आपको एफआईआर कटवानी चाहिए इन सब लोगों के खिलाफ और इन सबको जेल के अंदर बंद करना चाहिए और मीडिया ट्रायल होना चाहिए इन सब लोगों का। मीडिया ट्रायल होना चाहिए उन 35 लोगों का जिन्होंने मारा है। मेरे ख्याल में ये सब कुछ होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, तो इसी तरह से सिचुएशंस होती रहेंगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया किसी को भी, कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया किसी को। इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो हाथ उठाए एक दूसरे। क्या बकवास है ये यार। मतलब हम ये करेंगे कि हम औरत को, जिसको इतनी तकरीम दी गई है, जिसके बारे में कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसको हमने खिलौना बना के रख दिया और हम अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए कहेंगे औरत क्या कमोडिटी है कि आज इससे शादी हो गई, कल उससे शादी हो गई, मैं तुम्हारे से तुम्हारी बीवी ले लूंगा। कैसे ले लोगे यार, कैसे ले लोगे? मतलब क्या क्या मतलब, अंधेर नगरी चौपट राज कैसे ले लोगे? कैसे ले लोगे तुम किसी से? एक माँ को कैसे तुम किसी औरत की इतनी तज़हीक, इतनी जिल्लत कैसे कर सकते हो? एक टेलीफोन कॉल जी। ऑनेस्टली इसके खिलाफ एक्शन लेना है, ऑनेस्टली एक्शन लेना है। हमारा प्रोग्राम भी एक्शन लेगा, सारिम भाई भी एक्शन लेंगे। पुलिस शुड टेक एक्शन। और अगर मैं खुद मुश्ताक साहब को फोन करूंगा और मैं खुद ये रिपोर्ट करता हूं, लेट्स सी कि कौन कितना बड़ा है। ये क्या बेहूदगी है? टेलीफोन कॉल जी। 3-4 ऐसे एग्जाम्पल सेट हो जाए ना और मीडिया में आ जाए, बहुत नहीं बड़ा मतलब हम लोग मतलब को हमारी सजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इन्होंने एक बात की ना, मेरा कसूर क्या था, मेरा ये बात कह रही थी ना, इनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि इन्होंने जुल्म को सहया है। बिल्कुल, जुल्म को नहीं सहना चाहिए। टेलीफोन कॉल जी, टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। खैर बेटा। सर हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। खैर बेटा, मेरा एक मसला है। मेरी बेटी है नबीला नज़ीर, उसका नाम है। तो वो मामू के घर में शादीशुदा थी, तो उसको जबान से तो उन्होंने डिवोर्स दे दी है, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वो बंदे ऐसे हैं जिनका मैंने बड़ा अंदाजा लगाया है कि तकरीबन अरसा 1 साल तो पूरा मैं कोशिश करता रहा हूँ कि इनका घर बच जाए, लेकिन नहीं, वो खुदा को शायद मंजूर नहीं था, लेकिन वो खबीस किस्म के इंसान है, उनके जहन में कुछ और बातें हैं। तो बेटा ये अगर आप हमें बुला लें तो हम आपको तफसीलन बता सकते हैं। श्योर जी। आप अपना, उसका एक बेटा भी है 3 साल का। आप अपना नंबर दे दीजिए। डेफिनेटली आपका कोई भी जो मसला है, इस किस्म की कोई भी जो सिलसिला है, उस सिलसिले में हम डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? अस्मा। जी अस्मा जुल्फकार। जी अस्मा बोलिए। मैं ये भी आज प्रोग्राम देख रही हूँ साहिर, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ में जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना माशरे में तब्दीली लाने के लिए, वो औरत है, लड़के की माँ। वो जो मर्द अपनी माँ की इज्जत नहीं करता ना, वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। अगर औरत अपने औलाद को इज्जत करना सिखाए तो वो अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा। जब घर में लेके आते हैं एक दुल्हन को, उसके सामान के लिए उसको कमरा दिया जाता है, तो दिलों में जगह क्यों नहीं दी जा सकती? उसकी तरबियत माँ ऐसी करे, उसको शुरू से सिखाए। जब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको बताएं कि वो बीवी के लिए ये कुछ करना है, माँ के लिए ऐसा करना है। बैलेंस उसको तरबियत दी जाए। जब तक माँ शायद देती रहेगी बेटे को, इसी तरीके से औरतें पिटती रहेंगी। एक और टेलीफोन कॉल। अस्मा बहुत शुक्रिया कॉल का। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साद भाई, कैसे हैं आप? मिसेस बाकर बहुत बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे अल्फाज थे, लेकिन मेरा जिस्म कांप रहा है इस वक्त इन बहनों की बातें सुन के ना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक 12 साल की बच्ची की शादी जिस माँ ने कर दी, उसको ना किसी चीज की समझ है, ना बूझ है, ना कुछ है। वो अगले घर में जाके क्या करेगी? और फिर जो उसका मियाँ है वो उसके साथ जो मर्जी करे। उसको तो समझ नहीं है बेचारी को, ना वो कितनी पढ़ी लिखी है ना कुछ है।
तो मुझे आप साहब भाई बताएं कि ऐसे मर्दों का क्या मकाम है इस दुनिया में, क्या उन्हें होना चाहिए इस दुनिया में? इतना जुल्म मैं सोच नहीं सकती कि एक बेटी का बाप होगा या उसकी भी अल्लाह ने बेटी दी होगी, और जो आदमी उस पे जुल्म कर रहा है कल को वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा? उस जगह पे आके उसको क्या समझा जाए? या उसके पास ईमान नहीं है, उसके पास अल्लाह का कुरान नहीं उसने पढ़ा हुआ, उसको किसी ने कोई तरबियत नहीं दी, उसकी अच्छा, ये माँ ने हम यहीं पर बात करेंगे मिसेस बाकर, यहीं से शुरू करेंगे जो आपकी बात है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जाने से पहले मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले एक आपको बात बता दूं। जब आपका अपना 11 साल का बेटा आपसे ये कहता है कि आंखें नीची करके बात कर वरना तुझे मारूंगा, तो क्या गुजरती है आप पे? अभी ये जुमला जो मैंने अदा किया है ये इन 2 ख़वातीन में से किसी एक के साथ हुआ है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप कुछ कहना चाहती हैं, बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ साहिल भाई कि इनके जो मसले हैं, मतलब हमारे जो आजकल मसले मसाइल हैं, ये मसले अगर हम 10 साल या 50 साल भी करते रहें तो ये चलते रहेंगे इसी तरह, क्योंकि ये कसूर इन लोगों का नहीं है ना इनके शौहरों का है। वो शौहर तो जुल्म करते हैं, ये लोग सहती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों का, कि यहाँ से आपने जैसे अभी कहा कि FIR कटवानी चाहिए, उनके पास पैसे नहीं FIR कटवाने के लिए। एक अकेली औरत जिसका शौहर साथ नहीं दे रहा, भाई साथ नहीं दे रहा, वो औरत की कौन सुनेगा? आप जाएं थाने में FIR कटवाएं, कौन सुनेगा, कौन काटेगा इनकी? हाँ, अगर आप साथ देते हैं और इनको बिल्कुल इनको देखिए, मैं इस बात में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं सिर्फ समा के लिए नहीं कह रहा, बल्कि और इदारे जो इसी तरह के, हमारी तरह के स्पेशली न्यूज़ चैनल्स जो हैं, यकीन जानिए अगर हमें कुछ ऐसी बात पता चलती है या किसी भी इदारे को पता चलती है तो हम आगे आने की कोशिश करते हैं और बात को, सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं, आई एम श्योर होती होंगी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर आप या आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन या मर्द जिनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, अगर उनके साथ कोई ऐसा मसला है तो वो हमसे आके डिस्कस करें। मीडिया का प्रेशर बहुत होता है और मीडिया की वजह से आज बहुत सारा सुधार माशरे में मौजूद है, नज़र आ रहा है। जहां मीडिया ने कुछ थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया, वहां बेतहाशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया। एक काम करते हैं, ये कहानियाँ तो चलती रहेंगी। वो बच्चा जिसने 11 साल का जिसकी उम्र है, वो जमीला का साहबजादा है, जिसने ये कहा था कि आंखें नीची कर नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तो ये बड़ा अजीब सा जुमला है। मैं 30 सेकंड्स आप लोगों को दूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं। मिसेस खान आपसे शुरू करते हैं, 30 सेकंड। बस औरत को खुद अब हिम्मत करनी पड़ेगी और आगे निकलना पड़ेगा। अब आप लोगों को बहुत से, अब आपको पता है आपके साथ मीडिया भी है, गवर्नमेंट भी है, सब है, तो अब आप लोग सोच लें कि आप लोग पुलिस तक पहुँचें, ज़रूर पहुँचें और अपने लिए ज़रा थोड़ा सा कंपोज करें अपने आप को और सोचें। फरहान, मैं समझती हूँ कि हमारे पास तालीमात मौजूद हैं, कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा, और जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है कि शादी से पहले कोर्सेज कराए जाते हैं उन लड़का और लड़की को, ताकि उनकी एक तरबियत हो सके, इस तरह का कोई काम अगर हमारी गवर्नमेंट कर दे तो हमारे माशरे में शायद बेहतरी आ सके। और हमारे यहाँ कोर्सेज के दौरान शादियाँ हो जाती हैं। फॉर मी जो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की चली भी गई, वो फिर वापस डर के वापस आ जाती है, तो वुमेन शुड बी द पिलर ऑफ द अदर वुमेन, और इसके साथ साथ अवेयरनेस माशरे में होनी चाहिए। जिस जुमला आपने अंग्रेजी में बोला, इसे उर्दू में जरूर बोलिए कि एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ी रहो, मर्द का इंतजार ना करे, वो तहफ़्फ़ुज़ बनेगा, औरत का तहफ़्फ़ुज़ बने, तो ये माशरा आगे बढ़ सकता है। ये आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा जुमला। माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है, वो उसको कहते हैं मर्दानगी। ये अगर मर्द समझ ले कि जिसको वो मर्दानगी कहते हैं वो इंतहाई बेगैरती का काम है, तो शायद माशरे में सुधार आ सके। अब आप लोग क्या करेंगे? पहले आपसे 30 सेकंड आपके पास हैं, क्या करने वाली हैं आप? मैं शेल्टर में हूँ और यही सोच के अब घर से निकली हूँ कि बेटे को किसी अच्छे हॉस्टल में डालूंगी, फिर अपनी जॉब को प्रॉपर करूँगी, और जब मेरे को किराया इतना मिल जाएगा, दूसरे जिस घर में रह रहे तो उसको भी किराए पे दे दूँगी, और ऐसी जगह पर आऊँगी जहाँ की इस आदमी की पहुँच ना हो, क्योंकि ये मेरे भाइयों के घरों में भी जाके इसने बहुत
बदतमीजी की अभी इन दिनों में। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए, पूरी इज्जत के साथ हम आपको यहाँ लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। कल मिलते हैं, कल का शो देखना मत भूलिएगा। मेरी ज़िंदगी का तीसरा ऐसा शो है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। खुदा हाफ़िज़।